नमस्कार, मैं बलवान सिंह। इस वीडियो में आज हम कर रहे हैं कक्षा 7वीं की भूगोल की पाठ्य पुस्तक का 6ठा अध्याय प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। चलिए इसको शुरू करते हैं। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर में से बहुत उत्साहित थी। शिविर का मतलब होता है जब कुछ लोग किसी खास कार्य के लिए या उद्देश्य के लिए कहीं पर अस्थायी रूप से रहते हैं, उसको हम शिविर कहते हैं। जैसे कुछ लोग मिलकर छुट्टियां मनाने जाते हैं और वे वहाँ पर रहते हैं। जैसे कोई जैसे योगा का शिविर लगता है इसी प्रकार से सलीमा जो है वो ग्रीष्म यानी गर्मियों के लिए प्रयोग होता है। ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। मनाली एक जगह का नाम है, बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है ये, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। यहीं पर जो है मनाली के पास ही रोहतांग दर्रा भी है। उसे यह स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सांगवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। गिरी मैंने पर्वत, पाद का मतलब है उसका जो नीचे पर्वत का जो सबसे निचला स्थल, उसको हम कहते हैं गिरिपाद, जहां से पर्वत शुरू होता है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो साल और सागवान, ये वृक्षों के नाम हैं, इनके जो घने जंगल हैं वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाते हैं और पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष देखने लगते हैं। शंक्वाकार में शंकु के आकार के, यानी ऊपर से जो है ऊपर से चोटी होती है और नीचे फैले होते हैं, जैसे शंकु होता है, उसको हम शंक्वाकार वृक्ष भी कहते हैं इनको। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। रोडोडेंड्रॉन, ये नाम याद रखना आपने। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके साथ और इसी के कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। तो यहाँ पर बात क्या आई है कि जैसे जैसे स्थलाकृति में परिवर्तन होता है, जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं और ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई के साथ साथ जलवायु बदलती है। और जब जलवायु में परिवर्तन आता है तो उस जलवायु से संबंधित वनस्पति ही वहां पर पैदा होती है। और वनस्पति को जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज है वो तापमान और नमी, और इसके अलावा वहाँ की जमीन कैसी है, यानी मिट्टी की परत की मोटाई कैसी है और उसका ढाल कैसा है, इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की वनस्पति कैसी होगी। जैसा कि इसमें बताया कि जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते गए साल और सागवान के वृक्ष जो है वो अब नहीं रहे, अर्थात अब उनके उपयुक्त जलवायु नहीं रही। जैसे जैसे ऊपर गए तो जैसे ऊपर जाने से जलवायु में परिवर्तन आया तो ढालों पर जैसे बताया नुकीली झाड़ियां, नुकीले पत्तों वाले और शंकुधारी वृक्ष। शंकुधारी वृक्ष इसलिए वो ऊपर से पतले होते हैं और नीचे चौड़े होते हैं, फिसलन होती है उन पर पत्तों पर, और वे पत्ते जो है नीचे की ओर उसकी टहनियां होती हैं, इसलिए ताकि बर्फ या ऐसी कोई चीज पड़ती तो उन पे अटके ना और वो सीधी नीचे जमीन पर गिर जाए। इन
ये देखिए रोडोडेंड्रन के फूल जो दिखाए हुए हैं, ये आप इस चित्र के अंदर अच्छी तरह से देख सकते हो। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति को 3 कौन सी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। यहाँ पर देखिए, आओ कुछ करके सीखें। सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें एवं उन कारकों पर विचार करें जिनके कारण ये वनस्पतियाँ वहाँ पैदा हुई। वृक्षों की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्यों आदि के रूप में उन क्षेत्रों में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे लिखें। मानव हस्तक्षेप का मतलब है कि व्यक्ति जो है अपने फायदे के लिए या जो है फसलों को ज़्यादा उगाने के लिए या निर्माण कार्यों के लिए या आवास के लिए वृक्षों की कटाई करते हैं या चराई करते हैं, तो उससे वनस्पति पर जो है बहुत उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो सघन और खुले वन विकसित होते हैं किस कारण से? जो तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में। इसमें जो है ये वनों की बात गई। वन कहाँ उगते हैं? जहाँ पर उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा होती है। घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उनमें घास जो है पनपता है, इसलिए उनको हम घास स्थल कहते हैं, यानी मध्यम वर्षा। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाए जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, उपध्रुवीय यानी जो ध्रुवों के साथ में है, बिल्कुल ध्रुवों में नहीं है बल्कि ध्रुवों के साथ में जो लगते हैं, शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियां, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्ण कटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां दी। आर्द्र यानी जहाँ की जलवायु जो है गर्म है और उसके अंदर जो है आर्द्रता ज्यादा है, तो वहां पर जो है दृढ़ काष्ठ यानी कठोर लकड़ी वाले वृक्ष जो हैं उनको दृढ़ काष्ठ बोलते हैं। तो उन वनों के बारे में बताया। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं।